हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से छोटी सी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक संयोग के नियम। तो आइए दोस्तों देखते हैं रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों रासायनिक संयोग के नियम मतलब रासायनिक संयोग के नियम का अर्थ ये है कि रासायनिक संयोग मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो कुछ नियमों से होती है। और इन नियमों को क्या कहते हैं दोस्तों? इन नियम को कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। ओके, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पर 5 प्रकार के रासायनिक संयोग के प्रकार होते हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। यहाँ पर देखिए नंबरिंग। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब द्रव्यमान कैसा होना चाहिए? संरक्षित होना चाहिए। और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, इसको आगे सभी को देखेंगे। तो दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद है गुणित अनुपात का नियम। उसके बाद है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसे तुल्य समानुपात का नियम भी कहते हैं। उसके बाद है गेल-उशाका का गैस आयतन संबंधी नियम। किसके आयतन संबंधी? गैस के आयतन संबंधी। और एक वैज्ञानिक है गेल-उशाका, उसने गैस के संबंध में जो नियम दिया उसको क्या बोलते हैं? गैस आयतन संबंधी नियम। अब इन सभी से अच्छे से मुलाकात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमारा पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं इसके जो जनक हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो जनक है वो है लेवोजियर नामक वैज्ञानिक। इस नियम के जो जनक है वो कौन है? लेवोजियर ने जो है अपने प्रयोगों के आधार पर इस नियम को सिद्ध किया। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, लेवोजियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम में द्रव्यमान कैसा होना चाहिए? संरक्षित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, ठीक है। भाग लेने वाला अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होते हैं वो अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उसके द्रव्यमान के बराबर होते हैं। कैसे? आइए देखते हैं इसको। तो बराबर तो होता है, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन तो होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में जो द्रव्य होता है वो क्या होता है कि ना तो इसे उत्पन्न किया जा रहा है और ना ही नष्ट किया जा रहा है। मतलब द्रव्य कैसा है? अविनाशी है। तो इसका एक और नाम है द्रव्य। द्रव्य को हम जानते हैं क्या होता है? द्रव्य एक प्रकार से क्या है? पदार्थ ही है। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? या इसको किस नाम से जाना जाता है? पदार्थ की अविनाशिता का नियम। ओके दोस्तों, इसके बाद आते हैं, देखिए भाग लेने वाले अभिकारक। मान लेते हैं यहाँ पर उदाहरण देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? इसमें अभिकारक ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। चलिए कैसे बनता है देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो कार्बन द्रव्यमान कैसे होना चाहिए? दोनों का बराबर होना चाहिए। ये जो दोनों क्या है? ये अभिकारक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कार्बन का जो परमाणु भार है, कार्बन का परमाणु भार कितना है? कार्बन का परमाणु भार है 12। और वहीं ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16। और यहाँ पर चूँकि 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा? 16 दूनी 32, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद में कार्बन कितना है? 1, तो वापस 12। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? यहाँ भी 2, तो 12 ये भी 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे और ये तो ऑलरेडी प्लस है तो ये यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 12 और 32 कितना हो गया? 44 हो गया। और यहाँ पर भी 12 और 32 कितना हो गया? 44 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक है दोस्तों उसका जो कुल द्रव्यमान है वो अभिक्रिया में जो बने उत्पाद है उसके द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हो गया पहला नियम। क्या है? जिस नियम का नाम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम हमारा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। इसके जो जनक है, इसके जो प्रतिपादन करता है वो कौन है? प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट है। प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया।
तो इस नियम में होता क्या है कि किसी यौगिक के विभिन्न तत्वों का जो संगठन होता है वो कैसा होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि यौगिक का जो संगठन होता है वो कैसे होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर यौगिक का संगठन होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। यौगिक के किसका संगठन, यौगिक का नहीं। यौगिक में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का तत्व होता है। क्या होता है, विभिन्न प्रकार का तत्व। तो दोस्तों यौगिक में विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो तत्व होता है ना उसका जो संगठन है वो कैसे होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। समझ में आया कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यौगिक का जो विभिन्न प्रकार के तत्व है उनका जो संगठन है वो स्थिर होना चाहिए। ठीक है, ये किसने प्रतिपादन किया, प्राउस्ट ने किया। प्राउस्ट से मिले होंगे आप। आइए दोस्तों यहाँ पर छोटे सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि जल। ठीक है, जल क्या है, H2O जल। तो हम जल कहाँ से ले सकते हैं, जल को ले सकते हैं कुआं से ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं कुआं से। ठीक है, कुआं के बाद हम किससे ले सकते हैं जल को, नदी से भी ले सकते हैं, नदी से भी जल ले सकते हैं, या इसको हम और कहाँ से ले सकते हैं, झरना से भी जल ले सकते हैं, या वर्षा से भी जल ले सकते हैं। तो कहीं भी से हम जल ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी हो ले लीजिए। ठीक है, तो जल का जो अनुपात होता है ना, तो इसका जो अनुपात होता है, इसके द्रव्यमान का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। कैसे, देखिए H। ठीक है, H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, H मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 2 ही होगा। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2:16। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1:8। तो यहाँ पर हम कुआं से लाए, नदी से लाए, झरना से लाए, या वर्षा के जल से लाए, या कहीं भी से हम लाएंगे जल को, तो उसका जो अनुपात होगा वो 1:8 ही होगा। 1:8 ही होगा, मतलब ये स्थिर होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि यौगिक का जो विभिन्न तत्वों का संगठन है, विभिन्न तत्व क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनका जो संगठन है वो हमेशा स्थिर रहना चाहिए। स्थिर का मतलब क्या है, स्थिर का मतलब है निश्चित होना चाहिए। ठीक है, स्थिर का मतलब क्या है, निश्चित होना चाहिए। तो इसको एक और नियम कहते हैं। तो स्थिर अनुपात के नियम को क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ओके, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि स्थिर अनुपात के नियम अनुसार किसी यौगिक के विभिन्न तत्वों का संगठन जो है वह स्थिर होता है, और इसके जनक कौन है, प्राउस्ट है। और उदाहरण जैसे कि H2O। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम देखते हैं गुणित अनुपात का नियम। जो तीसरा नियम है, जो कि रासायनिक संयोग के तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसके जो जनक है वो कौन है, जॉन डाल्टन है। ओके, जॉन डाल्टन कौन है, इन्होंने इस नियम में अपना जान लगा दिया, जॉन डाल्टन ने। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि यौगिक बनेगा। ठीक है, यौगिक कैसे बनते हैं हम जानते हैं कि जब यौगिक कैसे बनता है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान होना चाहिए इसमें। ठीक है, जानते हैं यौगिक कैसे बनता है, तो जब 2 तत्व आपस में संयोग करके या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके करता है तो क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। ठीक है, तो यौगिक में जब 2 तत्व आपस में संयोग करेंगे, तो यहाँ पर जब 2 तत्व आपस में संयोग करेंगे तब जाकर के क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। और कैसा यौगिक रहना चाहिए, तो 2 तत्व कैसे होना चाहिए, एक तत्व जो है वह निश्चित होना चाहिए और एक तत्व कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। और ये दोनों तत्व जब संयोग करके यौगिक बनाएंगे तो इस नियम में क्या होना चाहिए कि 2 तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बना रहा है, तो इसमें से जो पहला तत्व होगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा, और दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पर एक तत्व का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो एक रासायनिक संयोग में जो 2 तत्व भाग ले रहे हैं, ठीक है, आपस में 2 तत्व आपस में संयोग करके क्या बना रहा है, यौगिक बना रहा है। तो उनमें से एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर रहा है, और इसमें जो संयोग में क्या होता है, सरल अनुपात होता है। इस संयोग में क्या होता है, सरल अनुपात होता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की कितने ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है। ओके दोस्त,
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के 5 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। जैसे कि पहला ऑक्साइड हमने यहाँ पर लिखा है, पहला ऑक्साइड है N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको किसके नाम से जाना जाता है? हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? N2O, ठीक है, N2O2, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद होता है N2O3, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन कौन सा ऑक्साइड? 3 है, मतलब क्या हुआ? ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। उसके बाद होता है N2O4, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन 4 है इसलिए क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। उसके बाद होता है N2O5, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के तत्व है, एक N है और एक O है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा, दोनों की मात्रा को निकालते हैं। तो N इन मात्रा की जो द्रव्यमान है, ठीक है, इनके द्रव्यमान को निकालते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? N2 है, N2 है तो ये होगा N2 है, इसलिए 14 दूनी कितना हो गया? 28। और O की मात्रा यहाँ कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, तो यहाँ पर 16। उसके बाद N2 है, वापस यहाँ पर फिर 28, और O2 है, मतलब 16 दूनी कितना हो गया? 32, और N2 फिर 28, ठीक है। उसके बाद N3, तो 16 16 तिया 48 होता है। उसके बाद N2O4, तो वापस N2 का कितना हो जाएगा? 28। O4 है तो 16 चौक कितना होता है? 64 होता है, तो 64। उसके बाद N2O5 है तो 28 और 16 पंचे 80। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सरल अनुपात में हो रहा है ना, सरल अनुपात। जैसे कि यहाँ पर 16 एकम 16 सौ 32 और 43, एक सरल अनुपात हो गया ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 हो गया सरल अनुपात। तो इस नियम के अनुसार इसका डेफिनेशन कैसा होगा कि गुणित अनुपात के नियम अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो तत्व का जो निश्चित द्रव्यमान है वो आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, ठीक है। दो निश्चित द्रव तत्व जो है आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा और दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो ये क्या होता है? सरल अनुपात में होते हैं। ये उदाहरण हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। ये हो गया अपना गुणित अनुपात का नियम। ओके, अब इसके बाद आते हैं चौथा नियम। तो दोस्तों हमारा जो चौथा नियम है वो क्या है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तुल्यांक समानुपात का नियम। ओके दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक है वो कौन है? रिचर है। रिचर नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया। इसका जो जनक है वो कौन कहलाता है? रिचर, ठीक है। रिचर इसका जनक है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम भी कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम, रिचर के व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात के नियम अनुसार दोस्तों क्या होता है कि जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व, ठीक है, आपस में क्या करते हैं? रासायनिक संयोग करते हैं, ठीक है। और वो कैसे करेगा कि दो तत्व या दो से अधिक तत्व अलग अलग प्रकार के किसी तीसरे तत्व से संयोग करेगा, ठीक है। तो तीसरे तत्व का जो निश्चित द्रव्यमान होगा या निश्चित भार होगा, तो तीसरे तत्व का जो निश्चित भार होगा वो क्या होता है कि जो दो तत्व हो रहे हैं उनमें होता है, ठीक है। किसी तीसरे तत्व का जो निश्चित भार होता है वो क्या होता है कि उन दोनों तत्वों के भार में होता है, और जो क्या होता है? जो कैसा होता है? जो सरल अनुपात में होता है। दोस्तों यहाँ पर दो तत्व कौन कौन से लिए? एक सल्फर लिए और एक ऑक्सीजन लिए। और यहाँ पर क्या बोले थे? तो दो या दो से अधिक तत्व, और कैसा तत्व? दो या दो से अधिक तत्व अलग अलग एक साथ संयोग नहीं करेंगे। ये कैसे करेंगे? अलग अलग करेंगे, दोनों अलग अलग संयोग करेंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व कौन है? हाइड्रोजन है, से संयोग करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन से क्या करेगा? संयोग करेगा और अलग अलग संयोग करेगा। तो ये तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान है या जो भार है
वो क्या होगा कि ये जो तीसरे तत्व की निश्चित भार है उनमें होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है ना उसको 2 ग्राम ले रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन और एक सल्फर, तो यहाँ पर क्या बनेगा H2S, और यहाँ पर क्या बनेगा 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो H2O। तो क्या बोल रहे हैं, जो तत्व है H2, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो निश्चित द्रव्यमान है वो इन दोनों तत्वों में होगा। ठीक है, H2O और H2S को देखिए, यहाँ पर H2O में H कितना है, 2 है। ठीक है, H2O में H कितना है, 2 है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर चूँकि 2 है तो हाइड्रोजन 2 गुणित 1 बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो होता है 16। ठीक है, 16 होता है, तो यहाँ पर 16, तो कितना हो जाएगा, 2:16। ठीक है, उस 2:16 हुआ। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर वही 2 गुणित 1 बराबर कितना हुआ, 2। और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 32। अब यहाँ पर क्या होगा, 1:8 और 1:16 हुआ, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 मतलब क्या हो रहा है कि एक सरल अनुपात में हो रहा है, 1 और 2 सरल अनुपात हुआ ना। तो इस ये कैसा होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व अलग अलग कैसे करेंगे, अलग अलग किसी तीसरे तत्व से क्या करता है, संयोग करता है, तो तीसरे तत्व का जो निश्चित भार है, तीसरे तत्व का निश्चित भार है वो भार से संयोग करने वाले उन दोनों तत्वों के भार में होता है। और ये कैसा होता है, ये सरल अनुपात में होता है। यहाँ पर देखिए सरल अनुपात में होता है। ये है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम। ओके, आइए दोस्तों, हमारा 5वां और सबसे आखिरी नियम वो क्या है, गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम। गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम, इसके जनक कौन है, गेलुसाक ही हैं। तो गेलुसाक ने एक नियम दिया आयतन के संबंध में, और किस आयतन के संबंध में, गैस के आयतन के संबंध में ही नियम दिया। इसको क्या बोलते हैं, गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम। सॉरी, यहाँ पर एक शब्द लिखना भूल गया कि गैस, ठीक है, गेलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, गैस के आयतन के संबंध में जो नियम दिया उसको क्या बोलते हैं, गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि गैस, ठीक है, जब गैस आपस में क्या करते हैं, रासायनिक संयोग करता है। ठीक है, आपस में गैस क्या करता है, रासायनिक संयोग करता है। तो रासायनिक संयोग करती है तो उनके आयतनों में कौन सा अनुपात होता है, उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। यदि इनके रासायनिक संयोग में उनके उत्पाद भी यदि गैस हो गए, और यदि उत्पाद भी गैस है, यदि उत्पाद भी गैस है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बना है वो भी गैस हो, तो उनका जो आयतन है, उत्पाद का जो आयतन है वो कैसा होगा, गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। ठीक है, अभिकारक जो गैस होंगे, अभिकारक गैसों के अभिकारक, ठीक है, अभिकारक जो गैस है उनके आयतन के कौन से अनुपात में होंगे, सरल अनुपात में होंगे। क्या बोला है यहाँ पर, जब गैस आपस में क्या करेंगे, रासायनिक संयोग करती है, तो उनके आयतनों में, किसमें, उनके आयतनों में कौन सा अनुपात होता है, उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। देखिए, उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। यदि उनके उत्पाद भी गैस है तो उनका आयतन भी कैसा होता है, सरल अनुपात में होता है। देखिए कैसे, जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर जैसे कि उदाहरण लेते हैं N2 नाइट्रोजन और किसका, 3H2O हाइड्रोजन का। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर N2 को देखिए और H2 को देखिए, क्या हो रहा है कि
देखिए यहाँ पर अभिकारक कौन कौन सा है, N2 और 3H2, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। और उत्पाद क्या है, उत्पाद है 2NH3, अमोनिया जो है वो है उत्पाद है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहा है, उत्पाद अमोनिया बना रहा है। देखिए यहाँ पर N2, तो इसका जो आयतन है वो कितना है, वो है 1, ठीक है। इसका आयतन कितना है, 1 है। N2 का आयतन 1 है। वहीं पर देखिए N2 का 1 आयतन, उसके बाद H3H2 मतलब हाइड्रोजन का कितना आयतन है, 3 आयतन है। उसके बाद 2NH3 मतलब अमोनिया का कितना आयतन है, 2 आयतन है। तो इसका अनुपात क्या होगा, 1:3:2। और ये 1 2 3 आ गया, मतलब कौन सा अनुपात हो गया, सरल अनुपात हो गया। उसके ये तीनों कौन सा फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है N2, और ये भी गैसियस फॉर्म में है, और NH3 तीनों जो है गैसियस फॉर्म में है। और नियम के अकॉर्डिंग हम क्या बोले थे कि जब गैस आपस में रासायनिक संयोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर दोनों गैस है और दोनों गैस मिलकर ये दोनों कौन है, अभिकारक है। गैस आपस में संयोग करती है तब उनके आयतनों में सरल अनुपात रहेगा, ठीक है। इनके आयतनों में सरल अनुपात है। यदि मान लीजिए इसका उत्पाद भी क्या है, यदि इनका उत्पाद भी गैस हो तो उनका आयतन भी क्या होगा, अभिकारक गैसों के आयतन के जैसे ही सरल अनुपात में होगा इनके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1:3:2 ये सरल अनुपात में है। तो ये क्या कर रहा है, गेल-लूसाक के गैस आयतन संबंधी नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। ओके, ठीक है। ये था हमारा आखिरी नियम, गेल-लूसाक का आयतन संबंधी नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए जाते जाते इन पांचों से और एक बार मुलाकात कर लेते हैं रासायनिक संयोग के पांचों नियम के साथ। तो अपना पहला नियम क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्य कैसा होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। और इसको मतलब द्रव्य जो है वो क्या है, अविनाशी है। तो इसको एक और नाम से जाना जाता था, क्या था वो, पदार्थ की अविनाशीता का नियम। उसके बाद हमारा था स्थिर अनुपात का नियम। इसके जो प्रस्तावित करता था वो कौन था, प्राउस्ट, ठीक है। प्राउस्ट के स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता था कि हम किसी भी स्रोत से उसको पदार्थ है जो उसको हम किसी भी स्रोत से लिया हो, जैसे कि हमने जल लिए थे इसमें उदाहरण के लिए, तो उसका जो द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, वो स्थिर होगा। और इसको एक स्थिर होगा मतलब निश्चित होगा। और इसको एक और नियम का नाम बताए थे, उसको क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का नियम। उसके बाद देखे थे गुणित अनुपात का नियम। इसमें ये होता था कि जब हम दो तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते थे, ये जान लिए थे। उसके बाद एक तत्व का जो द्रव्यमान होता था वो निश्चित होना चाहिए, और एक तत्व का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। तब जा कर के एक सरल अनुपात में होता है, इनके द्रव्यमान के बीच एक सरल अनुपात होता है। इसके लिए नाइट्रोजन के हम 5 प्रकार के ऑक्साइड लिए थे, N2O, N2O2, N2O3, ये सब चीज़ लिए थे, ठीक है, 5 प्रकार के। उसके बाद हम देखे थे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस अनुपात में इस नियम में क्या होता था कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व अलग अलग प्रकार के किसी तीसरे तत्व अलग अलग करेंगे, ठीक है। तीसरा तत्व एक ही होगा लेकिन अलग अलग तीसरे तत्व से निश्चित भार में संयोग करते थे, तो उन दोनों तत्व का जो भार होता था वो तीसरे तत्व में होता था। और ये कौन सा अनुपात में होता था, सरल अनुपात में होता था। जैसे कि लिए थे उदाहरण में H2S और H2O लिए थे। यहाँ पर क्या होता था कि H2S और H2O में हाइड्रोजन की एक निश्चित मात्रा 2 ग्राम होता था, और ऑक्सीजन का सल्फर भिन्न भिन्न मात्राओं में संयोग करता था, जिनका अनुपात क्या होता था, सरल अनुपात होता था। उसके बाद देखे थे हम लास्ट नियम, वो था गेल-लूसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। इसमें क्या होता था कि गैस के आपस में संयोग करता था, तो अभिकारक का जो गैस का आयतन होता था वो सरल अनुपात में होता था। यदि उत्पाद भी यदि गैस हो गया तो उसका अनुपात भी सरल अनुपात में होता था। ओके दोस्तों, यहाँ तक कि हम पाँचों नियम के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। और ओके दोस्तों, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय।